अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू जिब्रिल एकेडमी एंड कॉम्पिटिटिव हब। आज का हमारा टॉपिक है इंडियन हिस्ट्री विद स्पेशल रेफरेंस टू फ्रीडम स्ट्रगल और मूवमेंट, पार्ट 5 हम डिस्कस करेंगे वर्ल्ड वार फर्स्ट, होम रूल लीग, लखनऊ पैक्ट एंड मोंटेग्यू डिक्लेरेशन। तो स्टार्ट करते हैं विद वर्ल्ड वार फर्स्ट। जो वर्ल्ड वार फर्स्ट है ये स्टार्ट हुआ था 1914 में और 1919 तक रहा। और जो ये वर्ल्ड वार फर्स्ट है ये एक वार था बिटवीन टू कोलिशन। कोलिशन क्या होता है? जब दो या दो से ज़्यादा नेशंस कंबाइन होते हैं उसको कोलिशन बोलते हैं या यूनियन। तो जो ये वर्ल्ड वार फर्स्ट है ये क्या था? ये वार था बिटवीन टू कोलिशन। एक का नाम था एलीज, दूसरे का नाम था सेंट्रल पावर्स। जो एलीज था इसमें क्या था? इसमें फ्रांस, यूनाइटेड किंगडम, रशिया, इटली, जापान और यूनाइटेड स्टेट्स मौजूद थे। और जो सेंट्रल पावर था इसमें कौन-कौन सी कंट्री थी? एक तो जर्मनी थी, ऑस्ट्रिया हंगरी थी, ओटोमन एम्पायर थी और ये दो एक दूसरे के साथ फाइट कर रहे थे जिसको नाम पड़ गया वर्ल्ड वार फर्स्ट। और अगर हम देखें जो ये वर्ल्ड वार फर्स्ट है ये किन-किन रीजन में रहा? एक तो ये पूरे यूरोप में रहा, मिडल ईस्ट में रहा, अफ्रीका में रहा, पैसिफिक में रहा और एशिया के कुछ पार्ट्स में रहा। और जो वर्ल्ड वार है, ये टर्म जो वर्ल्ड वार है इसको फर्स्ट जो पहली बार जो कॉइन किया था वो अर्नेस्ट हैक्ल ने दिया था, जो कि जर्मन बायोलॉजिस्ट और फिलोसोफर थे। उन्हें कब ये दिया? दिसंबर 1914 को। एक्चुअली उन्होंने एक स्टेटमेंट दी थी। उन्हें बोला जो ये यूरोपियन वार चल रही है ये बेशक जो इसका कैरेक्टरिस्टिक है, जो इसका आइडेंटिटी है और जो इसका ड्यूरेशन रहा, ये दुनिया का पहला वर्ल्ड वार बनने वाला है। इधर से ही ये टर्म वर्ल्ड वार पड़ गया। इसके बाद क्या आता है? होम रूल लीग, जो कि स्टार्ट हुआ 1916 में और 1918 तक रहा। जो होम रूल लीग है या जिसको होम रूल मूवमेंट भी बोलते हैं, ये एक मूवमेंट थी ब्रिटिश इंडिया में। और ये क्यों स्टार्ट हुई? ये स्टार्ट हुई इसलिए कि जो वर्ल्ड वार फर्स्ट हुआ उसके रिस्पॉन्स में ये होम रूल लीग या होम रूल मूवमेंट स्टार्ट हुआ। उसमें क्या हुआ वर्ल्ड वॉर फर्स्ट में? जो वर्ल्ड वॉर फर्स्ट है इसमें जो इंडियन सोल्जर्स थे उनको विदाउट टेकिंग परमिशन फ्रॉम इंडियन सोल्जर्स इनको इंक्लूड किया गया। यानी वर्ल्ड वार में इंडियन सोल्जर्स को इंक्लूड किया गया विदाउट टेकिंग देयर परमिशन। तो इसमें जो इंडिया है उनको बहुत गुस्सा आया तो उन्होंने एक मूवमेंट स्टार्ट की जिससे होम रूल मूवमेंट या होम रूल लीग बोलते हैं। और जो ये आइडिया है होम रूल मूवमेंट का, ये स्टार्ट किया इंडिया में एनी बेसेंट ने। और जो ये मूवमेंट है ये 2 साल तक रहा, 1916 से लेके 1918 तक। और ये माना जाता है जो ये मूवमेंट है, जो ये होम रूल लीग थी या जो होम रूल मूवमेंट है, ये इसने सेट स्टेज करके रख दिया, एक स्टेज बना के रख दिया किसके लिए? इंडिपेंडेंस के लिए। जो इंडिपेंडेंस मूवमेंट्स आगे जो भी इंडिपेंडेंस मूवमेंट्स रही उसका जो स्टेज है, उन मूवमेंट्स का जो स्टेज है वो सेट करके दिया इसी होम रूल लीग ने। और जो होम रूल लीग था ये दो दो पर्सन्स के लीडरशिप के अंडर रहा। एक तो एनी बेसेंट, दूसरा था बाल गंगाधर जी। इन्हीं दो के अंदर होम रूल लीग रहा। तो अगर हम फ्लैग पहले देखें, फ्लैग जो है होम रूल लीग का वो क्या था? वो इस टाइप का था जिसमें 5 रेड स्ट्रिप्स थी, 1 2 3 4 5, 5 रेड स्ट्रिप्स और 4 ग्रीन स्ट्रिप्स थी और एक यूनियन फ्लैग ऊपर साइड में था, लेफ्ट साइड। और इसमें अगर हम देखें, एक तो क्रिसेंट इधर मौजूद था और 7 पॉइंट स्टार्स भी मौजूद थे जो कि वाइट कलर में प्रेजेंट। और जो होम रूल लीग है ये इसमें जो इसके जो फाउंडर्स थे वो 2 थे, एक तो तिलक जी, दूसरा था एनी बेसेंट। तो जो ये होम रूल लीग है इसको 2 हिस्सों में डिवाइड किया जाता है, 2 पार्ट्स में। एक तो होम रूल लीग जो कि तिलक साहब का था उसको तिलक होम रूल लीग बोलते हैं, और जो एनी बेसेंट का होम रूल लीग था उसको एनी बेसेंट होम रूल लीग बोलते हैं। और जो बाल गंगाधर तिलक जी थे उनका जो लीग था उन्होंने काम किया महाराष्ट्र में, कर्नाटका में, बेरार में, सेंट्रल प्रोविंसेस में। और जो एनी बेसेंट का जो लीग था
उनको चार्ज दिया गया, जो कि इंडिया के बाकी पार्ट्स थे उनको उसका चार्ज मिल गया है। यानी वो बाकी जो महाराष्ट्र या कर्नाटका, बिहार, सेंट्रल प्रोविंस के बगैर जो भी एरियाज थे उनमें एनी बेसेंट को चार्ज दिया गया। और अगर हम देखें जो ये होम रूल लीग था या जो होम रूल मूवमेंट था, इसका ऑब्जेक्टिव देखें वो क्या था, सेल्फ गवर्नमेंट फॉर इंडिया, यानी इंडिया को रूल करेंगे इंडियन खुद। और अगर हम देखें जो ये होम रूल था, इसका अगर हम कंपेन देखें, जो ये मूवमेंट है ये स्टार्ट कैसे हुआ, ये स्टार्ट हुआ विद द पब्लिकेशन। एक पब्लिकेशन आता था वीकली जिसका नाम होता था कॉमनवेल्थ। इसी से ये होम रूल लीग स्टार्ट हुआ, जो कैंपेन है ये स्टार्ट हुआ इसी से। ये जो होम रूल लीग था ये पब्लिश करती थी एनी बेसेंट जी। तो जो ये तिलक जी का जो होम रूल लीग था ये लॉन्च कब किया गया, एक बम्बई प्रोविंशियल कॉन्फ्रेंस था, उसी में तिलक होम रूल लीग को लॉन्च किया गया, जो कि बेल्जियम में हुआ अप्रैल 1916 को। और जो तिलक जी थे उनका जो आइडियाज थे होम रूल के रिगार्डिंग, उन्होंने वो पब्लिश किए थ्रू मराठा और केसरी, जो कि पब्लिकेशंस उनके आते थे, मराठा और केसरी। और उनके पैम्पलेट्स भी आते थे, सेम सेम वो कैटलॉग जैसे होते हैं, उनके पैम्पलेट्स भी आते थे, जो कि कन्नड़ा या गुजराती या मराठी या इंग्लिश में होते थे। और अगर हम तिलक होम रूल लीग का अगर हम देखें डिमांड क्या था, उनका था स्वराज, फॉर्मेशन ऑफ लिंग्विस्टिक स्टेट्स, यानी स्टेट्स को हम डिवाइड करेंगे ऑन द बेसिस ऑफ देयर लैंग्वेज। ये तिलक होम रूल लीग का डिमांड था। और उन्होंने बोला कि जो एजुकेशन है वो वर्निकुलर्स में होना चाहिए, यानी किसी भी पर्टिकुलर रीजन का जो लैंग्वेज होगा उनको उसी लैंग्वेज में एजुकेशन मिलना चाहिए। वही हुआ एजुकेशन इन वर्नाक्यूलर। ये डिमांड था तिलक होम रूल लीग का। और जो होम रूल लीग था बाल गंगाधर तिलक जी ने जो लॉन्च किया था, उसी में जो बाल गंगाधर तिलक जी थे उनको उसी में टाइटल मिल गया लोकमान्य, इसी होम रूल लीग मूवमेंट में। और जो एनी बेसेंट जी थी वो इंडिया आई इंग्लैंड से 1893 को, क्योंकि एक सोसाइटी थी थियोसॉफिकल सोसाइटी, उसी के रिगार्डिंग वो एनी बेसेंट इधर इंडिया में आई। और जो एनी बेसेंट जिसका होम रूल लीग था वो इनॉग्रेट किया गया सितंबर 1916 को मद्रास में। जो जॉर्ज एंड्रू डेली जी थे, उन्होंने वो ऑर्गेनाइजिंग सेक्रेटरी थे एनी बेसेंट होम रूल लीग के। और अगर हम एनी बेसेंट्स का जो होम रूल लीग था उसमें अगर हम देखें, जो मोस्ट वर्क जो है वो एक तो एनी बेसेंट्स ने खुद किया था, और जो उनके लेफ्टिनेंट्स थे लाइक अरुण डाली या रामस्वामी आयर जी थे या वाडिया जी थे, उन्होंने एक साथ काम किया। और एनी बेसेंट जी जो थे उनके भी न्यूज़पेपर्स आते थे लाइक न्यू इंडिया या कॉमनवेल्थ। इनके थ्रू जो एनी बेसेंट थी वो अपने आइडियाज़ और जो अपनी होम रूल लीग था वो इसी में पब्लिश करती थी। और अगर हम देखें जो वीकली होम कॉमनवेल्थ आता था एनी बेसेंट जी का, वो उसमें जो उसका जो मकसद था वो क्या था, पॉपुलराइज करना था कि सेल्फ गवर्नमेंट फॉर इंडिया, इंडिया के लिए जो सेल्फ गवर्नमेंट है वो पॉपुलराइज किया गया थ्रू दिस कॉमनवेल्थ, जो कि एनी बेसेंट पब्लिश करती थी। और जो ये लीग थी एनी बेसेंट की, इसको ज्वाइन किया पंडित जवाहरलाल नेहरू जी ने इलाहाबाद में। और एक डिक्लेरेशन हुआ जिसको मॉन्टेग्यू डिक्लेरेशन बोलते हैं, अगस्त 1917 को हुआ, या जिसे अगस्त डिक्लेरेशन भी बोलते हैं। मॉन्टेग्यू डिक्लेरेशन को अगस्त डिक्लेरेशन भी बोलते हैं। इसके बाद जो एनी बेसेंट जी हैं, उन्होंने ये मूवमेंट जो चला रही थी होम रूल मूवमेंट, उसको ड्रॉप किया, और जो तिलक जी थे उन्होंने कंटिन्यू किया मूवमेंट को। ये मॉन्टेग्यू डिक्लेरेशन क्या था ये हम आगे देखेंगे। इसके बाद क्या आता है लखनऊ पैक्ट, जो कि 1916 में हुआ। लखनऊ सेशन आईएनसी का चला 1916 में। ये दो इम्पॉर्टेंट इवेंट्स की वजह से बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। एक क्या हुआ, एक तो जो एक्सट्रीमिस्ट्स थे वो उनका रीएडमिशन हुआ आईएनसी में,
यानी जो एक्सट्रीमिस्ट थे उनको 9 साल पहले निकाल दिया गया था। लेकिन जब ये लखनऊ पैक्ट हुआ, इसमें जो एक्सट्रीमिस्ट थे उनको फिर से आईएनसी में लाया गया। और जो दूसरा इम्पोर्टेंट इवेंट था लखनऊ पैक्ट में, वो था कांग्रेस और मुस्लिम लीग के दरमियान फ्रेंडशिप, जिसे बॉन्ड ऑफ एलायंस बोलते हैं। एक्चुअली में क्या हुआ, कैसे ये जो लखनऊ पैक्ट है ये कैसे हुआ, इसमें हम थोड़ा हिस्ट्री इसका देखेंगे। एक्चुअली मुस्लिम लीग का एनुअल सेशन चल रहा था 1915 में बम्बई में, जिसमें बहुत कुछ कांग्रेस लीडर्स भी मौजूद मौजूद थे, लाइक गांधी जी मौजूद थे या सरोजिनी नायडू जी मौजूद थी। और इसमें क्या डिस्कस किया गया, उनने बोला कि हम एक कमेटी बनाएंगे फॉर पॉलिटिकल रिफॉर्म्स। तो एक एनुअल सेशन हुआ लीग और कांग्रेस का, जो कि लखनऊ में हेल्ड किया गया 1916 को। और कुछ रेजोल्यूशंस पास किए गए फॉर कॉन्स्टिट्यूशनल रिफॉर्म और कुछ पॉलिटिकल फील्ड्स के रिगार्डिंग। तो जो ये एग्रीमेंट हुआ, इसी का नाम पड़ गया लखनऊ पैक्ट, या जिसे कांग्रेस लीग स्कीम भी बोलते हैं। इसमें कुछ एग्रीमेंट्स किए गए रिगार्डिंग पॉलिटिकल और अदर इलेक्शन रिलेटेड। और जो ये पैक्ट हुआ, जो अ, ये लखनऊ पैक्ट हुआ, इसमें एक इम्पॉर्टेंट रोल प्ले किया तिलक जी ने। और जो लखनऊ पैक्ट है, इससे क्या हुआ, इसमें क्या किया गया, इसी के अंडर अर्ज किया गया, जो ब्रिटिश गवर्नमेंट है उनको बोला गया कि इंडिया को सेल्फ गवर्नमेंट का अधिकार दीजिए। और जो प्रोविंशियल लेजिस्लेटिव काउंसिल है और गवर्नर जनरल लेजिस्लेटिव काउंसिल था, उनको बोला गया है कि ब्रिटिशर्स को बोला गया है कि इनकी जो सीटीज है वो एक्सपेंड करें थ्रू दिस लखनऊ पैक्ट। और साथ ही साथ बोला गया है कि जो इंडियन सिविल सर्विस है, जिसे आज आईएएस बोलते हैं, इसमें बोला गया है लखनऊ पैक्ट में कि जो आईएएस है, इनको इनका जो अपॉइंटमेंट है वो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया को दिया जाए, जो पावर है अपॉइंटमेंट करने का वो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया को दिया जाए। और जो ये पैक्ट था, ये इसमें सेपरेट इलेक्टोरेट फॉर मुस्लिम्स भी एक्सेप्ट किया गया। यानी जो टू नेशन थ्योरी कॉन्सेप्ट था जो मोहम्मद अली जिन्ना साहब ने दिया था, वो भी एक हिसाब से वो एक्सेप्ट किया गया। और जो ये लखनऊ पैक्ट है, ये तब तक चलता रहा जब तक नॉन कोऑपरेटिव मूवमेंट सस्पेंड नहीं किया गया। जो नॉन कोऑपरेटिव मूवमेंट है, इसको सस्पेंड किया गया आफ्टर चोरा चोरी इंसिडेंट। इसी के बाद लखनऊ पैक्ट भी खत्म हुआ, जब नॉन कोऑपरेटिव मूवमेंट सस्पेंड हुआ। फिर आता है मोंटेग्यू डिक्लेरेशन। मोंटेग्यू डिक्लेरेशन क्या है, जब वर्ल्ड वॉर फर्स्ट हुआ, तो उससे क्या हुआ, उससे रैपिड ग्रोथ ऑफ रिवोल्यूशनरी एक्टिविटी स्टार्ट हुई। बहुत सारी रिवोल्यूशनरी एक्टिविटीज स्टार्ट हुई बिकॉज ऑफ वर्ल्ड वॉर फर्स्ट। और इसमें जो इम्पोर्टेंट रिवोल्यूशनरी एक्टिविटी थी वो थी होम रूल मूवमेंट या होम रूल लीग, जो एस्टेब्लिश हुआ वही। उससे क्या हुआ, उससे ब्रिटिश गवर्नमेंट जो है वो प्रेशराइज हुआ। प्रेशराइज क्या हुआ कि जो उनकी पॉलिसीज थी वो चेंज करने पे वो मजबूर हो गए। तो क्या हुआ, 20 अगस्त 1917 को जो मोंटेग्यू थे, जो कि सेक्रेटरी ऑफ स्टेट ऑफ इंडिया थे, उन्हें एक डिक्लेरेशन दिया, एक स्टेटमेंट दिया हाउस ऑफ कॉमन्स में, जो कि पार्लियामेंट, ब्रिटिश पार्लियामेंट का एक हाउस था, जिसे हाउस ऑफ कॉमन बोलते हैं। इससे उन्होंने एक डिक्लेरेशन दिया। उनने क्या बोला, जो इंडियंस हैं, जो कि जो इंडियंस हैं उनको हम, जो हर एक ब्रांच है एडमिनिस्ट्रेशन का, उनको हम इंक्लूड करेंगे उसमें। और साथ ही साथ बोला कि जो सेल्फ गवर्निंग इंस्टीट्यूशंस हैं उसको हम डेवलप करेंगे। और जो इंडिया है, इसमें जो ब्रिटिश गवर्नमेंट है इंडिया में, इसको हम रिस्पॉन्सिबल गवर्नमेंट बनाएंगे, यानी आंसरेबल। यानी कोई भी अगर स्टेप ब्रिटिश गवर्नमेंट उठा रही है, वो आंसरेबल होगी, वो आंसर हर एक चीज़ को इंडिया इंडिया के लोगों को देगी। और जो इंडिया है ये पार्ट है ब्रिटिश एम्पायर का, ये इस मोंटेग्यू डिक्लेरेशन में कहा गया। साथ ही साथ बहुत सारी जो पॉलिसीज थी, ब्रिटिशर्स की पॉलिसी जो थी, उनको बहुत सारी चेंजेस लाया गया फॉर द बेटरमेंट ऑफ इंडिया, क्योंकि बहुत सारी एक्टिविटीज स्टार्ट हुई थी
जिसकी वजह से ब्रिटिशर्स मजबूर हो गए ये चेंजेस लाने में। Thank you very much, and if you like the video, please like, subscribe and share.